वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, आप भी यही समझते हैं कि वजीर आजम साहब का क्या ये एतराफ़ था कि अगर तो 2018 की जिस तरह से हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर अगर एतराज़ है, वो अगर हुकूमत वो कहते हैं जायज़ थी, तो फिर ये भी हुकूमत जायज़ है। तहकीकात होंगी, अगर इन इलेक्शंस की होंगी तो फिर उस इलेक्शंस की होगी। तो ये एडमिशन है आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो तो सियासी गेमें खेल रहे हैं ना। तो ये तहरीक इंसाफ वाले कहें कि ठीक है, ये भी 4 हल्के दे दें, 4 हल्के वो भी दे दें, खोल लें। तो नवाज शरीफ का हल्का खोल लें और बाकी जो मरियम का जो जो दो चार इधर पिंडी के हल्के खोल लें, जेल में बुलाला दरकैनी का हल्का खोल लें। बात ये जी कि नईम जो बातें कर रहे हैं उसमें इससे कोई दूसरी राय तो रखी नहीं जा सकती ना। बातें तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि इस पे पीटीआई का आगे जो समझ में नहीं आती, जो कंफ्यूजन है कि आपका लाएमल क्या है। ये बातें बिल्कुल हैं, ये मुश्किलात हैं, इनका हल आप क्या करते हैं। अगर किसी के जमाने में किसी के ज़हन में पीटीआई में नईम उनमें से नहीं है, सियासी आदमी है, ये अगर कोई खन्नास है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे, फौज के साथ लड़के, तो फिर कुछ होगा और इनका इनकलाब आएगा और फिर कोई दवाम इक़्तिदार को आएगा। तो ये वो तो अब बातें तक कुछ हासिल बचकाना नहीं कर है। सके इस स्ट्रैटेजी से नहीं, भी। ये चित्र खाने वाली बातें हैं लीना, लेट मी बी वेरी ओपन। बात ये है कि आप जरा नईम साहब से पूछिए कि कभी उन्होंने चकजई साहब से ये पूछा कि पीडीएम में क्या तकलीफ थी आपको और अख्तर मेंगल को कि आपने इमरान खान साहब की बनी हुई हुकूमत जो है वो उसको वोट दे के फारिग कराया। अभी देखें ना, हमारा तो फैसला साजी का जो बेसिक ये चीजें मैं बिल्कुल हमेशा कहता रहता हूँ। जिस बंदे ने हमारे खिलाफ वोट दिया उसमें सुरखाब के पर लग गए एक एक साल के अंदर के, वो हमारा बहुत बड़ा माइती हो गया है। हमारी पार्टी में कोई बंदा नहीं है जो कि अपोजिशन लीडर नहीं हो सकता था। और उन्होंने आज तक कौन सा सोल्यूशन पेश किया है या ये बात की है मुज़ाकरात के लिए। तो जो हुकूमत के टीओआरस जो हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो कहते हैं हमारे साथ बैठे, आप हमें तस्लीम कर लें। ठीक है, ये बात इमरान खान साहब तो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। इमरान खान साहब बैठना क्या तो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात करे जब भी करने हैं। तो वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इनकार कर सकते हैं, प्रेशर उनके पास है कोई नहीं है। बाकी बातें देखिए रूटीन में हम करते रहते हैं ये बाकी इसका, लेकिन अभी तक 35,000 वर्कर जेल में है, उसका कोई है नहीं है, मुंह सिर पैर नहीं है, उनका क्या बनेगा। इनके नईम वगैरह के ऊपर सबके ऊपर मुकदमे हैं, इनका क्या बनेगा। जो जेल में है उनका क्या बनेगा। देखिए बात यह है कि ये रिटोरिक्स तो सारे कर रहे हैं, हुकूमत को तो सूट करती है ये सिचुएशन। बात यह है कि जब अपोजिशन जो है वही अपना रोल नहीं अदा करेगी। आप मुझे बताएं ना कि महमूद खान चकजई की अवामी मसाइल के ऊपर लास्ट तकरीर कौन सी थी। ये अलामा नासिर अब्बास साहब जो है, इनकी सेनेट में क्या कारकर्दगी है, क्या इन्होंने आज तक। आप देखें कि अभी रोजाना सीसीडी बंदे मार रही है। आज तक किसी ने सवाल जमा कराया कि पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है, सूबाई असम्बली इतनी बड़े फोरम होती हैं, किसी ने कोई इस पे सवाल जवाब उठाया नहीं। पेट्रोल की प्राइसें, बदमनी, बैड गवर्नेंस, माशी हालात, किसानों के मामलात, इतनी ज्यादा मतलब इस हुकूमत की मिस गवर्नेंस है कि जहां पे भी हाथ लगाएं तो बिल्कुल ही पोरस है सारा काम। लेकिन अगर हम बोलेंगे ही नहीं, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, सुबह शाम अगर टिकटॉकें बनानी है तो बनाते रहे, उसमें क्या है। फिर भुगत तो इमरान खान रहे हैं और इमरान खान के फैसले जो उन्होंने क़यादत लगाई है, मैं बिल्कुल हमेशा उनके मुंह पे भी नहीं गवाह है। मैंने उनके मुंह पे भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ, गलत फैसले हैं उनके, जिसका नुकसान उनको हो रहा है, हुआ है और आगे भी होगा। राइट। आमिर इलियास राना साहब, अब तो बाकायदा ऑपोजिशन लीडर को भी ये सुनना पड़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से कहते हैं कि वो पीटीआई के दरमियान बैठे हुए बड़े अजीब व गरीब लगते हैं। सो ऑपोजिशन लीडर साहब का भी पूरा जो रोल है वो एक बड़ा अंडर प्रेशर बल्कि वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का गिला उनके हवाले से, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से भी यही है कि कोई अब तक जो मौसर एहतजाज है, तहरीक है, वो भी नहीं चल सकी। और दूसरी तरफ हुकूमत को भी वो जो है वो खटक रहे हैं पीटीआई के दरमियान बैठे हुए। और अभी जो फैसल साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे कि उन्होंने फिर पीटीआई की हुकूमत जो है और पीडीएम का साथ फिर उस वक्त क्यों दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। ये नहीं, पंजोता साहब को जाके जिस दिन भी इनको मिले सहूलत, जब तक फैसल चौधरी से इनकी मुलाकातें कराते रहे, फिर इनको निकाल दिया।
तो मुलाकात हो तो इमरान खान से पूछ लें कि ये इतनी जो फैजियाबी दी उन्होंने, ये मैं वो फैजाबाद की बात नहीं कर रहा, धरने की बात नहीं कर रहा, मैं फैजियाबी की बात कर रहा हूँ कि जितनी फरावानी से उन्होंने दिया उसको, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया, उनको बनाया, इनकी पार्टी में कोई बंदे नहीं थे। और फिर पार्टी को भी एक कवर मिल गया, इन सबको मिल गया कि इमरान खान साहब का फैसला नहीं, तहरीक का फैसला ये करेंगे। वो तो दोनों नहीं कर रहे, वो तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, जिस काम पे हैं वो। तो पीटीआई कहाँ है? पीटीआई की अपोजिशन कहाँ है? इनका अवाम के मसाइल के लिए गुफ्तगू कहाँ है? इमरान खान को 3 साल होने में 4 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन सबके तो मजे लगे हुए हैं, जो पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। काम धंधे अपने सारे कर रहे हैं। जो बाहर बैठे यूट्यूबर हैं, जिनका काम ही सिर्फ पैसे बनाना है, इंतशार फैलाना है, ये सब उनके बयानिए लेके अपने पीटीआई ऑफिशियल पे चलाते हैं। उन्होंने कौन सा काम किया? यहाँ से भाग भूग गए। ये तो जो सियासी वर्कर है ना, जो लोग पार्टी पोजीशन लेते हैं, ये हमेशा से उनके ऊपर इब्तला का वक्त आता है। ये कोई पहली दफा नहीं आया, और बहुत बुरी बात है। ना इमरान खान की मुलाकातें बंद होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए सियासी रास्ता किसने अपनाना था? जब आखिरी दफा स्पीकर ने पूरा किरदार अदा करके डॉक्टर उज़्मा को मिलवाया, तो उसकी गुफ्तगू को बहुत तरीके से चलाया जा सकता था ना। वो सीधा जनरल आसिम मुनीर के ऊपर पूरी बमबारी करवाई, तो आप भुगत रहे हैं सारे के सारे। तो किस किस्म की बादशाहत की बात करते हैं? बादशाह लोग तो आप हैं कि आप लोग सियासत, क्या है, नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद नहीं की थी? ये आदम नजीर तारण ने पब्लिकली कहा कि हम बतौर वकील जाते थे जब कोट लखपत जेल में, और वहां हम सिर्फ केस की बात करते थे और सियासी लीडरशिप को हम जाके मैसेज दे देते थे, हम सियासत पे बात नहीं करते थे। क्या नवाज शरीफ की बेटी को, उसके बेटी जाहिरा मरियम नवाज को और उसकी नवासी की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने अरेस्ट नहीं कराया कोट लखपत जेल में? भाई सारे अपने अपने हुस्न सलूक को देखेंगे। जब वक्त था, सबने अपने अपने पूरे गुस्से उतारे हैं। तो फिर आज के लिए कोई तो वक्त आएगा ना कि बात करनी है, नहीं तो फिर ठीक है, जहां से आप मांगना चाहते हैं कि सिर्फ मुझसे बात करो, तो वो फिलहाल आपसे बात नहीं कर रहे। तो रास्ता आप सियासी नहीं ले रहे, आप जिद्दोजहद में कामयाबी नहीं हो रही आपको। इतने अरसे के बाद सिर्फ पर्चे गिनवाने बैठ जाते हैं। वो तो बेचारा अंदर बैठा है, उसकी बीवी अंदर बैठी भी है। तो ये जो बाहर सियासी क्यादत फिर रही है, ये कर क्या रही है? ये पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा नहीं करती, ये आम आदमी के लिए गुफ्तगू नहीं करती। फैसल साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि भाई पार्लियामेंट के अंदर तो अपना किरदार अदा करो, हुकूमत को टांग के रख दो। सारे के सारे वॉकआउट करके गायब हो जाते हैं। ये क्या तरीका कार है? और अब एक तरफ नईम साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिए, बाहर भी कोई एहतजाज भी नहीं कर पा रहे, कोई मौसर हिकमत अमली आप लोग की नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी अवामी इशूज पर बात नहीं हो रही। और आमिर इलियास राणा साहब, फैसल चौधरी साहब ये बात बिल्कुल सही रेस कर रहे हैं कि कोई स्पीचेस में कहीं अवामी मसाइल जो है नजर नहीं आते। सो आप लोग ने अब डिसाइड क्या किया है? इसी स्ट्रैटेजी पे आगे मजीद भी चलाएंगे मामलात को, जिससे कुछ हासिल नहीं हो रहा? इदारों के खिलाफ अगर स्ट्रैटेजी रखेंगे? अब तक कोई टारगेट्स आपके बाकायदा हमें डाउन ग्रेडेशन नजर आ रही है आप लोगों के पूरे मिशन में। और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा बार बार आपको वो भी दावत दे रहे हैं कि जी अपना माजी वो भी दुरुस्त करते हैं, आप भी अपना माजी दुरुस्त करके आइए, साथ बैठिए, दस्तखत कीजिए मिसाक जमहूरियत पे। देखिए, मिसाक जमहूरियत की जहां बात है, उन्होंने खुद दस्तखत किए थे और उसके बाद फिर ये पॉलिश करके इक़्तिदार के अंदर आ गए। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल कमी बेशी है, अपोजिशन का जिस तरह रोल होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर रिसेंटली आप देखें, बजट के ऊपर मौसर तरीके से उन्होंने अवामी इशूज को लेकर, और इसके अलावा जो बाकी तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मामलात, सारे उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने हर इशू को वहां उठाया है, उजागर किया है। दूसरी बात यह है कि फैसल चौधरी साहब ने कहा कि अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब को खान साहब ने लगाया। बिल्कुल आप उस पर इतफाक ना करें, आपका अपना एक नुक्ता नजर है। लेकिन मुझे याद है कि चौधरी साहब हमेशा बेबाक तरीके से खान साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखते थे। फवाद चौधरी साहब की मुलाकात होती थी, फैसल साहब की भी होती थी, और उस वक्त इनकी तरफ से ये बिल्कुल था कि आप जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनको साथ मिलाएं और हमारे एक बेहतरीन अलायंस बन सकता है। तो ये देखें, जब वो पीडीएम हुकूमत थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उसका हिस्सा थे। तो क्या ये कहा जाए कि अब वो हिस्सा थे तो उनके साथ बातचीत ना की जाए? तो फिर बात का मशवरा तो वहां भी दिया गया था। तो यहाँ भी अगर खान साहब ने देखा है कि उनको लगाना है, तो उसके पीछे रीजन खान साहब ने बताई थी कि मैं जिस रहनुमा को लगाता हूँ पीटीआई का, उसको जो है ये सजा के जरिए दबा के उसे दबा लेंगे, तो लिहाजा इन दोनों को लगाता हूँ, इन पे 9 मई के मुकदमात नहीं है, तो ये बेहतरीन तरीके से मामलात को आगे बढ़ाएंगे।
मैं फिर नहीं वो कहता कि किसी मैं 100% पीटीआई के उनकी रहनुमा ने performance तो से इस प्रेरित बात पे नहीं भी हूं। वैसे एतराज उठाया था कि जो पिछले ऑपोजिशन लीडर थे उनके ऊपर तो अनगिनत मुकदमा थे, तो अचकजई साहब पे तो कोई मुकदमा नहीं है। तो ये भी ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग के दीगर सर्कल्स में इस किस्म की गुफ्तगू भी होती है। जी जी, देखिए वो हमारे तजाजों में तो नहीं शामिल हुए थे ना कि उनके ऊपर मुकदमे होते। 9 में उनकी अपनी पार्टी है, उनके साथ तो अभी हमारा अलायंस हुआ है ना। दूसरी बात ये रहेगी कि देखें, जो इंतशारी की बात की है राणा साहब ने, तो इंतशारी जो है वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला किया, जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने नैब पे हमला किया, जिन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने पैसा बनाया, जिनके अकाउंट से 5-5 करोड़ चपरासियों के अकाउंट से निकलते थे, जिन्होंने जो है वो टीटी स्कैंडल किया, जिनके ऊपर रमजान शुगर मिल था, जिनके करप्शन की वजह से जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो स्टाम्प देकर बाहर भाग गए थे, जो फिर डील के जरिए और ढील के जरिए पाकिस्तान के ऊपर नाफज किए गए हैं, जो अभी भी ये कह रहे थे कि हम ऐसी टीम लेकर आए हैं जो पाकिस्तान को उठा देगी, और पाकिस्तान को पीछे जिन्होंने धकेला है, जो दुनिया के ऊपर मंजूदा साहब, आप कुछ भी कहें, इस वक्त वो हुकूमत पर हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनकी हुकूमत कोई खतरे में नहीं है, और आप कोई दबाव भी क्रिएट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए हम तो देखें ना, हर सतह पे आवाज ही बुलंद करनी है ना, हमने बंदूक उठा के दबाव नहीं डालना। अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है, तो जिसकी वजह से वो इक़्तिदार के अंदर है, ठीक है, वो पीछे हट जाए तो अब हम देखते हैं 1 मिनट में कैसे वो हुकूमत करते हैं। सर, लेकिन तो आपके जमात के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। वो गंडापुर साहब अगले रोज कह रहे थे कि हम जो है वो प्रेशर हमारा कम हो गया है, हम कोई सॉलिड प्रेशर क्रिएट करने में नाकाम है। नहीं, पहले कौन सा प्रेशर बन गया और खान साहब बाहर आ गए? देखिए उन्होंने भी अपनी कोशिश की, अब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो कमी सर, बेशी होती है, खामियां और गलतियां तो फिर आप लोग को कोर्स 100% करेक्शन तो ठीक अपनी है। विद इन द पार्टी करनी चाहिए। नहीं, देखिए मसला ये है कि कानून और आइन की सरबुलंदी जो है वो रियासती इदारों का, वहां पर रहने वाले लोगों का फर्ज है कि उसको अमल दरामद कराएं। लेकिन जब इदारे तमाम लोग और ये सहूलतकार चोर करप्ट लोग जिनके बारे में फाइलें दिखाई गई थी कि ये करप्ट हैं, ये इन्होंने मुल्क लूटा है, उनको अगर आप बरजमान बैठा देंगे तो वो अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे। अभी आप देखें कि 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर इस वक्त बेरोजगारी है, महंगाई जो है वो कहां पहुंच गई है, 50% अवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। और अगर तमाम फिगर्स बाकी उठा के देख लें, दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, साथ बलूचिस्तान जल रहे हैं, और मिसिंग पर्सन का अलग। लेकिन यहाँ 280 साल सजाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद को देनी है, उमर सरफराज चीमा को देनी है, महमूद रशीद साहब को देनी है, एजाज चौधरी साहब को देनी है, आली हमजा को 25 साल सजा देनी है, शिबली फराज को देनी है, उमर अयूब को देनी है। ये इनका फोकस ये है कि पाकिस्तानी अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को दहशतगर्द सारा दिन डिक्लेयर करके उनको सजाएं दें, चाहे आप मारन बलोच को दे दें, जिसको सजाएं दे दें। इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कानून और आइन की बालादस्ती हो, आप लोगों के हकूक समझें, लोगों को हकूक दें, जमहूरियत जो है वो रिटेन करें। वो नहीं करेंगे तो ऐसे ही मामला आगे बढ़ेंगे जिसके लिए हम आज फाइट कर रहे हैं। आमिर साहब, फिर यही सूरत हाल आपको आगे जारी नजर आ रही है? ऐसे में इत्तेहादी भी एक दूसरे पर, वो बिलावल साहब भी जो है वो एमक्यूएम को मशवरा दे रहे थे कि भाई आप कुर्सियों को छोड़ें, आप बाहर निकले इस कैबिनेट से। हाँ, वो कैबिनेट से बाहर निकले, गिलगित की हुकूमत ले लें, कश्मीर के लिए उनका मुद्दा है 27 जुलाई इस वक्त के, वो मुझे मिल जाए। बड़े अच्छे अंदाज से आज वो बल्दियात की बात कर रहे थे, तो बल्दियात में उन्होंने जो कराची में ली है मेयरशिप, वो किससे ली है? वो जो मतलब फार्म, ये जो तहरीक इस्तेकाम, वो क्या है वो पार्टी, अलीम खान साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपके इलाके की, किस तरह इस्तेकाम आया है? वहां जमहूरियत बुलंद हो रही थी उस नहीं, वो आजाद अचानक से रातों रात गुलाम हो गए थे। नहीं, वो दो तो PMLN के अपने जिताए हुए लोग थे ना वो बोले ना ये बोले, तो बस ये मुल्क इस तरह ही चल रहा है। यहाँ पे तकरीरों में नईम पंजोता साहब ने बड़ा अच्छा काम याद किया हुआ है, लेकिन जब जिन चिट्ठियों पे निकल रहे थे उस वक्त फैसले कराने थे ना, फिर शहजाद अकबर को क्यों फारिग किया था इमरान खान ने, कि कौन झूठ बोल रहा था? मैंने कहा था कि उसे फारिग कर दें। जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-3 घंटे की कराते थे, तो फैसला किसका हो रहा था? कोई बात आपके सामने आई थी कि इन्होंने कुछ काम कर लिया है और हमें इन्होंने दिखाया हो? जिन टीटियों को ढूंढ रहे थे, जिस करप्शन को ढूंढ रहे थे, फैसले कराते ना। अब ये तकरीरों के लिए छोड़ दिया हमें और आपको सबको। अपने दौर में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पकड़ लो और धकड़ दो, फिर चंद फैसले कराते, बड़ी क्लियर बात हो जाती। फैसल साहब, लाइक आई आस्क्ड बिफोर, ये जो कॉकमेयर से आपको नहीं नजर आ रहा कि हम बाहर निकलते हुए दिखाई दे, जिसके फिर हम फर्दर जो है वो असरात देखें, मुस्बत असरात, अगरचे हम इससे अगर निकल पाए तो माशी सतह पे भी और फिर हमें सियासी फ्रंट पे भी नजर आए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि आगे इस हुकूमत की पॉलिसी क्या होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो ईरान अगर आएगा
तो हमें ईरान के ऑयल के ऊपर तो हमारी डिपेंडेंस नहीं है और वो शायद कोई हमारे इतने कोई यूजेज भी नहीं है। गैस जो एनर्जी के माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान से अगर गैस की डील होती है तो वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस वक्त जो ग्रोथ स्टैगनेंट हुई हुई है उसका तो मेन वजह ये है ना जी कि जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल रही, और इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा जो बिजली एनर्जी का बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन है। वो तो जब तक आप सस्ती बिजली नहीं देंगे इंडस्ट्रीज को, इंसेंटिवाइज नहीं जिम्मेदारों करेंगे को, आप, बिल्कुल वो और आगे उसका subsidize- पहिया नहीं चढ़ेगा। बट फैसल साहब हाँ, आपने भी इसकी निशानदेही की, पंजोता साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जी जी लास्ट सेंटेंस नईम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमने फजल रहमान साहब से बातचीत की, बिल्कुल बात की थी, क्योंकि फजल रहमान साहब अलायंस में आ रहे थे, वो अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार नहीं थे। दूसरा उनकी सीट्स हैं केपी में भी और वफाक में भी और दीगर जगहों पे बलूचिस्तान में भी। तो उनका जो पॉलिटिकल हुजम है वो बाहर तो बहुत ज्यादा है बाकी लीडरों की निस्बत। अब प्रॉब्लम ये है कि अचकजई साहब को लेके जाना पड़ा है तो गाड़ी भी नईम की जाएगी, साथ में बंदे भी नईम चार देंगे तो वो जाएंगे, वो तो अकेले आदमी है। मौलाना साहब का जो पॉलिटिकल वो जो कद काट था, ये वजन था असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर, वो बाहर तौर पर बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की थी कि मुझे फलाना होता चाहिए या नहीं चाहिए। वो आज भी मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि फजल रहमान साहब के साथ जो सुहेल अफरीदी ने कोई एक आधी पॉलिटिकल कोशिश की है वो अगर कर ले तो उससे कोई बेहतर नतीजे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई के इंटरनली जो हम कारकुनान हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये आखिर इनकी डायरेक्शन क्या है, ये कैसे आगे ये सारे मुसीबतों को कैसे काउंटर करेंगे। सिर्फ जो है वो गुस्सा करने से तो नहीं होता, बीबीएम भी गुस्सा ही कर रही है, लेकिन उस गुस्से का कोई हासिल वसूल तो नहीं है ना जी। गुस्सा तो मसाइल का हल नहीं होता, बिल्कुल। और हमेशा जो है वो सियासी रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, उससे तो सियासत उससे तो कयूम न्याजी साहब को बना देते, वो बहुत बेहतर थे। उन्होंने कश्मीर में कम से कम अपनी प्रेजेंस या अपनी हिकमत अमली से जो तहरीक इंसाफ को रिवाइव भी किया है, उनको निशान भी मिल गया है। तो ये चीजें तो बेहतर है उनके लिए। और जो यहाँ वाले हैं वो तो पता नहीं। आप मारंग बलोच की बात करते हैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मारंग बलोच का और पीटीआई का नजरिया क्या है? क्या आपस में हमारी सियासत मिलती है? वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये दो बंदे हैं जिनका, चलो अचकजई साहब का तो हल्का उधर है, और एक लाल बैंड का वो रुकन होता था जो जिन्हें इन्होंने लगा दिया है, उसको कक पता नहीं है कि मारंग बलोच और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनका एजेंडा क्या है, और पीटीआई उस पर बयान दी जा रही है। यार आप एक नेशनल पार्टी हैं, हमारा जो है पाकिस्तान को इकट्ठा रखना एजेंडा है। सेपरेशन जो है वो कोई बात करे, हम उसको नहीं कबूल करेंगे, बिल्कुल ना हम कर सकते हैं। राइट, ठीक है, इस चीज के ऊपर भी आप बात करें। जो मतलब हमारे जो दोस्त हैं, पता नहीं वो किस किस्म के जज्बाती लोग हैं कि जी वो फलां को हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले अपनी तो फिक्र कर लो, जो अपने बंदे जेल में पड़े हैं उनके पास तो जाता नहीं, मिलता नहीं। नईम साहब, बिल्कुल फैसल साहब, मैं यही बात, नईम साहब आप रिस्पॉन्ड। नहीं बेचारे को आप सारी नहीं तो भाई है मेरा, अब उसके साथ मैं नहीं कर रहा। जो ये पीछे बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको नहीं बेचारे को डिफेंड करना कौन नहीं, नईम साहब इतना तो जानते होंगे कि कौन मशवरे दे रहे हैं। आप फैसल साहब जैसे लोगों की एडवाइसेस नहीं, उनके मशवरे जो है उन पर अमल दरामद नहीं करके इस वक्त पीटीआई जो है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन भी तकरीबन खो चुकी है। मैं कमजोर नहीं कहूंगी, तकरीबन आपने खो दिया। आपने केपी हुकूमत का बजट भी पहले एक स्टांस अडॉप्ट किया थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, उसके बाद बजट भी वहां पर पेश होके आगे बढ़ गए मामला। सो अब किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं नईम साहब, और किनके मशवरों पे अमल दरामद कर रही है पीटीआई? नहीं, पीटीआई देखें, खैबर पख्तूनख्वा में सरप्लस बजट की डिमांड थी तो वहां हमने बिल्कुल नेगेटिव बजट दिया, सरप्लस नहीं दिया। और इसी तरह कहा गया कि हम कटौती चाहते हैं, कटौती पे भी हमारा क्लियर मौकफ रहा कि हमारे लीडर से मुलाकात कराएं, एंडोर्समेंट उधर से लेकर राणा साहब ने कहा कौमी इक्तिसादी हमारे ऊपर सख्ती रखें, और उधर आप ये कहें कि हम हर जगह पर आपको यस सर कहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा देखें ना, सूबों की जोड़ने की बात जहां पर की जाए ना, तो कश्मीर को कौन तोड़ना चाह रहा है इस वक्त? खैबर पख्तूनख्वा को कौन तोड़ना चाह रहा है? कौन वहां से ही गैस लेकर, तो वहां पर गैस बंद की है किसने वहां पर आटे को जो है वो बंद किया हो कि आटा गंदम नहीं जा सकती? तो कौन जो है वो उनके साथ गैर जो इंसानी सलूक करता है? एक सूबे का वजीर आला हो,
उसे कभी वहां पर धक्के देते हैं 26 नंबर चौकी पे, कभी अडयाला जेल के बाहर, कभी लाहौर वो आता है यहाँ पर धक्के देते हैं, उसके साथ लोग होते हैं उसे गिरफ्तार करते हैं, लिफ्ट के अंदर जाते हुए, असेंबली के अंदर जाते हुए धक्के देते हैं, पंजाब असेंबली के अंदर। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान का मसला होगा, जीपी का मसला होगा, एजेके का मसला होगा, पंजाब का मसला होगा, सिंध का मसला होगा, कश्मीर के अंदर जुल्म होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जुल्म होगा, तो हम हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। और यहाँ पर भी यही है कि अगर उनके मिसिंग पर्सन वाला मामला है तो आप उनके मिसिंग पर्सन वाला मामला हल करें। आज मरियम नवाज मारंग बलोच को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही हैं, तो कल ये क्यों मुलाकातें करती थी और क्यों कहती थी जी कि मैं जो है आपके मिसिंग का मसला उठाऊंगी, और वहां धरनों के अंदर शरीक होती थी? अगर वो दहशतगर्द थे तो क्यों बैठते थे? ये तो हमें भी दहशतगर्द कहते हैं, ये तो सुहेल अफरीदी को दहशतगर्द कहते हैं, ये तो इमरान खान को दहशतगर्द कहते हैं, फिर साथ बिठाते भी हैं, बात भी करते हैं, कहते हैं जी हम बात करना चाहते हैं, फिर दहशतगर्दों से बात क्यों करते हैं? नईम साहब, तो मौका फेंक रखे हैं ना। राइट, बट नईम साहब ये समझा दीजिए कि जो आप लोग का जो मिशन था, आपकी जो असीरान जो जेल में कैद क़यादत है कोट लखपत जेल में, इमरान खान साहब जिनको 3 साल हो चुके हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, सियासी जद्दोजहद जो है वो भी हमारी जारी, हमने सरेंडर नहीं किया, हमने जो है वो हम भागे नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं, और हर एहतजाज, हर कॉल, हर धरना उसमें हम शरीक होते हैं और फस्तायत का सामना किए हुए हैं। अदालती माज पे भी हमारी जद्दोजहद जारी है। हमको पता है अदालतें खत्म हो गई हैं, लेकिन वहां जाके इस निजाम को मजीद एक्सपोज करते हैं कि इन अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह। अभी भी आप देखें 10 अरब मैं सुन रहा था जी के फलां जगह पर ग्रांट दे दी गई है, 7 अरब सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, 6 अरब जो है वो आईनी अदालत को दे दी गई है, और 2-3 अरब जो है वो हाई कोर्ट को दे दी गई है। तो उनको जो तनख्वाहें और इतने पैसे दिए जा रहे हैं फंड, उनसे ये भी मुतालबा करें कि कम से कम लोगों को इंसाफ तो फराहम कर सकें। अदालत में बंदा दरखास्त लेकर जाता है, आपने सिर्फ अदालतों से वो आजाद कश्मीर की एटलीस्ट अदालत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंसाफ नहीं देना। आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोग के लिए बड़ा अच्छा फैसला था गुज़िश्ता रोज जो सामने आया। अब आप लोग को ना वो फैसला आया है, लेकिन क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करेगा? तो आप लोग को नताइज पहले से ही, आप लोग उसके नताइज के लिए तैयार हैं? सुल्तान सिकंदर राजा बैठे हुए हैं, वहाँ यही होगा मामला। राइट, फैसल साहब आपको भी यही लग रहा है? आजाद कश्मीर में आपको लग रहा है बल्ला आजादी से जो है वो चल सकेगा, या नताइज कुछ इसी तरह के होंगे जीबी इलेक्शंस और जो ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने फेस किया था? देखिए वहां पे तो जो अदालतें उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने दोबारा स्टेटस दिया है पीटीआई को। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो फिर देखना पड़ेगा कि वो अपने अहकामात के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाती हैं, या क्या उनका सीन वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो सामने रखनी पड़ेंगी, और एक उस पे जो हर्डल्स हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफिकल्टीज हैं वो तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से ये करने देंगे, क्योंकि वो सारे जो हैं वो इस में नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर वो जो एक्शन कमेटी है उसके मुकाबले में अगर उनको ईज आउट करना है और उनको चैलेंज देना, तो पीटीआई से बढ़ के तो फिर कोई और अल्टरनेट हो नहीं सकता पॉलिटिकल। और यही बात हम बार बार ये कह रहे हैं बिल्कुल कि इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत ने तमाशा मचाया हुआ है, तो वो सारा केपी के सप्लाईज बंद की हुई हैं, और ये जो कश्मीर में जिस तरह से ये मामला किया जा रहा है ये गलत बात है, और इसको सियासी तौर पे दूरअंदेशी से हल करें। एब्सोल्युटली एक सेंसिटिव पॉइंट है, और बिल्कुल, और उसके ऊपर जो है वो काफी ऐसे बयानात भी, वजीर दिफा के बयान जो है वो भी, रिमार्क्स जो है वजीर दिफा की रिमूवल का आज बिलावल ने मुतालबा कर दिया मेरे ख्याल में। जी उन्होंने तो ये उनके कैबिनेट में होने पर सवाल उठा दिया है। राइट, सच एन इररिस्पांसिबल पर्सन। थैंक यू सो मच फैसल साहब, नईम हैदर पंजोता साहब। और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रही।